बाजार बोलता है इसमें फटाफट से एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्राइडे को एफआईआईज तो माल बेच कर गए हैं। शायद उन्हें पता था कि क्या कुछ होने वाला वीकेंड में। वो पहले ही कॉशियस हो गए थे। 7537 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए वो, और 12,293 करोड़ की मैसिव बाइंग डीआईज करके गए हैं। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज है कि डीआईज मार्केट पर लेकर बुलिश हो जाते हैं जब भी मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है। एक बार देख लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो अभी फ्राइडे का तो सेशन देखिए, डाउ जोन्स का देखना अभी कोई खास मतलब नहीं है। आज की ओपनिंग क्लोजिंग देखनी होगी। लेकिन हैंसेंग, निकाई, कोस्पी यहाँ पर गिरावट थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं। हालांकि कोस्पी में करीब 2% की गिरावट है, लेकिन निकाई करीब चौथाई फीसदी नीचे है, हैंसेंग करीब आधा परसेंट नीचे है, और शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है। एक बार देख लेते हैं कौन सी काउंटर है जो कि आज के गिरे हुए बाजार में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उसमें देखिए तेजस नेटवर्क यहाँ पर लगातार तेजी बनी हुई है। पारस डिफेंस, ऑफ कोर्स आज डिफेंस शेयरों में तेजी आ ही रही है। आईएफएल कैपिटल और स्टरलाइट टेक और सोलार इंडस्ट्री यहाँ पर कुछ एक काउंटर जहाँ पर की अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि एक वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो वीकनेस के साथ जो काउंटर हैं उसमें ईस्माई ट्रिप, एलएनटी, मॉस्ट्रिप, स्पाइस जेट और बिरला कॉर्प, ये कुछ एक काउंटर है जहां पर कि आज प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो कल भी हमने बात की थी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे खेमनई, उनकी मृत्यु हो गई है हवाई हमले में। और जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ने लगातार ईरान पर अटैक किए, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। ईरान पर अभी भी अमेरिकी और इसराइल से हमले जारी है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई काफी तेजी से कर रहा है। लेकिन इसमें जो अब नया अपडेट है वो ये है कि हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। हालांकि इसराइल का जो बेस है वो लेबनान रहता है। लेबनान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो ये कह दिया कि हिजबुल्लाह, मतलब हम अपने देश को अलग रखेंगे, हिजबुल्लाह जो कर रहा है ठीक है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार अब इसराइल के भी हमले शुरू हो चुके हैं। आज पेंटागन में करीब अमेरिकी टाइम के अनुसार 8 बजे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब ये देखना होगा कि वो क्या अपडेट देते हैं इस पूरे हमले के बारे में। कमोडिटी में देखेंगे तो कमोडिटी में भी कीमतों में तेज उछाल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन पहले मैं अमेरिका और इसराइल इन सबकी जंग पर बात करता हूँ। विनीत सर, जो ये हमले हुए हैं, एक चीज तो क्लियर होती जा रही है कि कहीं ना कहीं डिफेंस की कंपनियों पर थोड़ा फोकस रखना चाहिए क्या? जैसे ही हम सोचते हैं कि डिफेंस को थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं हमले, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये डिफेंस शेयरों का सर क्या होने वाला है? देखिए, जैसे अमेरिका, अगर आप जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज देखेंगे, इंडिया ने काफी वर्चस्व ले लिया है इजराइल के साथ। और इजराइल और इंडिया चाहता है कि अमेरिका ये सर्किट से बाहर निकले। और इसके चलते सारे जितने भी देश है ना, वो भी यही चाहेंगे कि अमेरिका का इंटरफेरेंस इनके कंट्रीज में कम हो जाए। जब भी ऐसा होता है और आप मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाते हो, तभी और युद्ध के घटनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके पीछे हर एक कंट्री अपने आप को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस पे स्पेंडिंग अपना बढ़ाने वाला है। और जिस तरह से इंडिया ने सारी डील्स की है विद यूरोप, विद इसराइल और विद अदर कंट्रीज, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी जोर से बढ़ने वाला है डिफेंस में। और इसके चलते हमें लगता है कि ये जो स्टॉक्स है, इनमें जरूर निवेश रखना चाहिए। हमें लगता है कि अगले 15 दिन में थोड़ा सा नरमी आ सकती है, पर उसके चलते उसके पीछे एक सेक्युलर बुल मार्केट आगे आ सकता है इन योर डिफेंस स्टॉक्स। हम्म। तो सर डिफेंस में क्या खरीदें अभी? पार्डन मी। विनीत सर, अभी डिफेंस शेयरों में कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं कि ये ये मुझे वाले लगता शेयर है अच्छे हैं? सब स्टॉक्स डिफेंस के लेने चाहिए। क्योंकि इसमें कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कौन से कंट्री से मिलेगा, ये आप बोल नहीं सकते। क्योंकि सबके लिए हम्म। एक मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी है। अ, अगर आप देखोगे कि यूएस का सप्लाई बहुत कॉस्टली है, रशिया ओवर स्पेंड है, इसराइल के पास भी कैपेसिटी नहीं है, यूरोप भी है ना, इनके इन्वेंट्री लेवल्स ऑल टाइम लोज पे है। तो इंडिया हम्म। को सब जगह से ऑर्डर्स आने वाले हैं। और इसके चलते मुझे लगता है कि सब स्टॉक्स
का अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स का बास्केट ही लेना चाहिए और यही स्ट्रेटेजी बना के रखें। ठीक है, तो डिफेंस स्टॉक को आप खरीदारी कर कर चल सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाकर चलने की राय है। ठीक है सर। शरद सर, मैं आपकी स्ट्रेटेजी अगर मैं 2 मिनट में लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि अभी चलेगा ग्राफिक्स चलेगा एनालिसिस्ट चलेगा, बनने के थोड़ा लिए बहुत दिए। कोई तो नहीं, वो जब चलेगा। तक ग्राफिक्स प्लेट बनने आ जाएंगी तब तक ठीक, हम उस पर बात करेंगे। एक दूसरी मैंने भी आप कमोडिटी ही को डाल दिया है। पर मैं अपडेट ले लेता जी हूँ। जी। कमोडिटी कीमतों में तेज उछाल देखने के लिए मिला। आज तेल कीमतें एक समय $80 के पार भी पहुंच गई थी। इंट्राडे में कच्चे तेल की कीमतें 13% तक ऊपर थी। अभी 5-6% की रेंज में ऊपर चल रहा है क्रूड ऑयल की कीमतें, और 4 साल के हाई पर आज क्रूड ऑयल की कीमतें जाती हुई दिखाई दी थी। ईरान का अगर देखोगे तो 33 लाख बैरल का डेली प्रोडक्शन है, और दुनिया की तेल सप्लाई में ईरान का केवल 3% हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से कहते हैं कि 20% ऑफ द पूरी दुनिया का जो ऑयल है वो वहां से आवाजाही होती है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर रुक गई तो बहुत सारे देशों को तेल की सप्लाई नहीं मिलेगी। जापान ने कहा भी कि हमारे यहाँ पर तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। ओपेक ने हालांकि कल एक मीटिंग में करीब जो इंक्रीमेंटल ऑयल प्रोडक्शन है वो 2,06,000 लाख बैरल सप्लाई करने पर वो सहमत हो गए हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी आज 2 से 3% का उछाल देखने के लिए मिला है। विनीत सर, मैं थोड़ा सा ऑयल कंपनीज पे समझना चाहता हूँ इस समय। ऑयल एक्सप्लोरेशन वर्सेस ऑयल रिफाइनर वर्सेस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अगर मैं तीनों को देखूं तो तीनों में अभी क्योंकि तीन में से अक्सर ज्यादातर कंपनियां किसी दो बिजनेस में एक साथ होती हैं, या तो वो रिफाइनर प्लस एक्सप्लोरर है, या वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्लस रिफाइनर है। तो अभी इनके कॉम्बिनेशन में सर कौन सा कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए? देखिए, तीनों सेक्टर बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। इसके पीछे वजह एक है कि चाइना जो सबसे बड़ा बायर था ईरानियन ऑयल का और वेनेजुएलन ऑयल का, ये दोनों हम्म। आउट ऑफ सर्कुलेशन होने वाले। इसकी वजह से चाइना का डिमांड काफी बढ़ने वाला है मार्केट में। जैसे ही हम्म। चाइना का डिमांड बढ़ेगा तो उसमें क्या होने वाला है, प्राइसिंग बढ़ने वाली है। दूसरी हम्म। चीज, एआई के चलते आप ग्रीन एनर्जी और आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है इतना जल्दबाजी में बनने वाली नहीं है। तो उसके पीछे आपके गैस स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो गैस, क्रूड ऑयल ये बढ़ने वाले हैं। जहां तक रिफाइनिंग कैपेसिटी की माहौल है, और कंसंट्रेशन आएगा इंडिया के ऊपर। इंडिया और इंपोर्ट करेगा तो रिफाइनिंग भी बढ़ेगी। और इसके चलते इंडिया में ये जो डिफरेंस जो बना रहा है ना बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रिफाइनिंग, वो अच्छा ही रहने वाला है। इसके चलते मार्केटिंग मार्जिन्स भी अच्छे रहने वाले हैं। तो हमें लगता है कि ये पूरा जो ऑयल स्टॉक्स का जो पैक है अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों। तो ऑयल का पैक अच्छा करेगा सर, कोई स्टॉक बता दीजिए, थोड़ा सा समस्या हल हो जाएगी। और ओएनजीसी लेना चाहिए, गेल ले सकते हो आप, और एचपीसीएल और बीपीसीएल आप ले सकते एचपीसीएल, पीपीसीएल, गेल, इन सभी शेयरों को आप दाव लगा सकते हो। शरद सर, आपने पिछले वीक बहुत अच्छा डेटा निकाला था ओएनजी ऑयल इंडिया पर और आईओसी पर, दोनों के टारगेट आपके हिट हो गए थे। अभी कोई काउंटर आपके डेटा पर आ रहा है? मैं सर आपकी निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर लूंगा, बात करूंगा, लेकिन अभी एमसीएक्स, कोई विवेक जी, ऑयल में से एमसीएक्स। आपकी डेटा आ रहा है? विवेक जी जी, सर। मेरा एमसीएक्स पे एक ट्रेड बन रहा है। ऑयल में जरूर मेरा मेरा ट्रेड था वो ओएनजीसी, और आप देखेंगे तो ऑयल इंडिया और भी ऊपर चला गया था, तो जिनका स्ट्रैडल था वो प्रॉफिट्स बढ़ गए, वो टारगेट तो अपना आ ही गया था। लेकिन मैं उसी सेगमेंट में, कमोडिटी सेगमेंट में रह के एमसीएक्स को एक बार निशा विवेक जी देखना चाह रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर ओके, बहुत पॉजिटिव है, तो अगर आप इसका कहें तो मेरे पास एक ट्रेड है, मैं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, करिए करिए करिए। अ, शरद सर प्लीज बता दीजिए।
शरद सर, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी विवेक जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया था एक्चुअली, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कम अगेन। जी शरद सर, आप एमसीएक्स पर कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाह रहे थे, वो प्लीज जी जी, बता दीजिए। एमसीएक्स पे विवेक जी, एमसीएक्स पे एक स्ट्रेटेजी मैं देना चाह रहा हूँ। तो एमसीएक्स में अगर आप देखेंगे एज ऑफ नाउ एक स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, और आज एमसीएक्स में एक ट्रेंड है, एक ब्रेकआउट है। अगर मैं पिछले 5 दिन का स्ट्रक्चर देखूं तो एक लॉन्ग बिल्डअप आया था 2400 के ऊपर। ये बिल्डअप बेसिकली अगर आप देखिए तो आज भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ पिकअप आया 2425 के ऊपर। टू बी प्रिसाइज अनदर एक बाउट ऑफ बाइंग है। और अभी भी आप देखेंगे तो पुट राइटर बेस फ्लोरिंग ग्रेजुअली बन रहा है। वोलेटिलिटी रह सकती है, उसी वोलेटिलिटी को मैं प्ले करना चाहता हूं। तो साइटिंग दैट मुझे लगता है 2520 का कॉल और 2500 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 2520 का कॉल अभी 107 रुपए पर, स्टॉप लॉस लगाइए 74 रुपए पर, टारगेट रखिए 177 रुपए का। और 2500 का पुट 105 रुपए पर चल रहा है, थोड़ा इंदा मनी हो गया बट कोई दिक्कत नहीं। 105 से 95 जहां आपको मिल जाए, 105 पे भी चल रहा है। 150 का टारगेट रखिए, 50 का स्टॉप लॉस रखिए। करीब आपका 1,32,000 का कैपिटल जाएगा। कैपिटल पे थोड़ा ज्यादा जा रहा है, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा आप देखेंगे आज एक आईवी एक्सपेंशन है यहाँ पर, तो प्रीमियम्स इन्फ्लेटेड हैं कॉल और पुट दोनों साइड पर। लेकिन मुझे लगता है कि या तो एक अच्छा ट्रेड बनता है करीब इस स्थिति में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में किसी भी साइड पर अगर जाता है ट्रेड, तो आपको करीब आप मानिए कि करीब एक 10% का प्रॉफिट आपको दोनों लेग में, आइदर लेग में, या तो ऊपर निकल जाए नीचे चला जाए तो आपको 10% का एक प्रॉफिट मिलेगा आइदर साइड में 1 से 2 दिन के अंदर। जी 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 शरद सर, ये एमसीएक्स का ट्रेड तो मैं लूंगा ही। आप थोड़ा सा ये जो आपने निफ्टी की स्ट्रेटेजी थी सर, इसको और हमारे दर्शकों को समझा दीजिए 2 मिनट में, ताकि हमारे दर्शक इस पर कोई तो देखिए अभी आप तो अभी आप निफ्टी को क्लोजली अगर ऑब्जर्व करें विवेक जी, तो निफ्टी में जैसा मैंने जिक्र किया कि 25,900 के अगर आप स्ट्राइक को ऑब्जर्व करेंगे तो कॉल और पुट राइटर में एक टसल है, नीचे सपोर्ट था 25,850, ऊपर रेजिस्टेंस था 25,950। तो इसी जोन में पूरा कंसोलिडेशन हो जाएगा। आप एक डायरेक्शनल कॉल नहीं ले सकते सर। आईवी एक्सपेंडेड है आज 15%, तो आपको करना क्या चाहिए, आप एक काम करिए, आप निफ्टी का 25,350 का कॉल और 25,200 का पुट आप लेकर के जाइए। 25,350 का कॉल अभी आप देखिए इसका भाव चल रहा है 25,350 जी, एक मिनट रुकिए सर, 393 रुपए जी, एक सेकंड। हाँ विवेक जी, 1 मिनट रुकिएगा जरा। 25,350 का कॉल जी, 1 मिनट जी। हाँ जी, तो देखिए 25,000 का, माफ कीजिएगा जी, 25,000 का जो कॉल है वो चल रहा है 380 रुपए के आसपास। और यहीं पर आप देखिए, आप अभी भी आप इस भाव पर भी ले लेंगे तो भी काम बनेगा। 380 पर आप ले लीजिए। स्टॉप लॉस आपको रखना है 25,000 के कॉल पे, आपको विवेक जी स्टॉप लॉस रखना है आपको 296 का, टारगेट रखना है 660 का, और आपको 24,800 का पुट लेना है। ये 315 रुपए के भाव के आसपास है। 480 का टारगेट है, 170 का स्टॉप लॉस है। तो ये आप ले सकते हैं। एक छोटा सा मैंने गलती कर दिया कि मैंने आपको स्ट्राइक गलत दे दिया, तो मैं दोबारा दे देता हूँ, शायद वो गलत हो गया मुझसे। जी जी, तो 25,000 का कॉल है विवेक जी। जी, 25,000 का कॉल है, 24,800 का पुट है ये। तो दोनों ही का भाव अगर 25,800 का, अगर 25,000 के कॉल का भाव अभी आप देखें तो वो आपका चल रहा है 383 रुपए का। तो मैंने उसी भाव पर आपको लेने को बोला है, उसी भाव पर आप ले लीजिए। और जो 24,800 का पुट है वो अभी देखिए चल रहा है आपका जी 326 रुपए का भाव पे, थोड़ा ऊपर निकल गया है, कोई बात नहीं। अगर आप 325 रुपए, जब मैं बना रहा था तो नीचे था, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अभी भी ले लेंगे 325 पर, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 238, टारगेट रखना है 440, और इस स्प्रेड को आप बना करके चलेंगे। किसी भी साइड बाजार निकल जाए, अगर ऊपर निकल जाएगा, अगर निफ्टी निकल जाएगा ऊपर करीब 25,100 की तरफ तो भी ठीक, नीचे निकल जाएगा 24,500 की तरफ तो भी ठीक, कोई टेंशन नहीं है। आपका स्ट्रैटेजी बना हुआ है, आप डायरेक्शनल प्ले ना करें, आईवी को प्ले करें। मुझे लगता है इसके अंदर कोई भी साइड वीक जाएगा तो 10-1% का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो 25,300 की कॉल लिखी हुई है उसको 25,000 कर ले, और जो आपने जो पुट देखा था 25,200 का, उसकी जगह 24,800 का पुट कर ले। बाकी सब चीजें एक है, वो स्ट्राइक थोड़ी सी चेंज है। ठीक है सर। शरद सर, इस स्ट्रेटेजी पर हम लौटेंगे आपके साथ।
लेकिन मैं विनीत सर से पूछना चाहता हूँ, विनीत सर, सोना चांदी दोबारा से लाइमलाइट में आ गया। ये पहले लोग कह रहे थे कि इसका काम हो गया और अब इनका जितना भी तेजी थी वो खत्म हो गई। सर, आप किस पाले में हैं? आप तेजी वाले में या अभी भी लग रहा है कि आ जाएगी करेक्शन? नहीं, देखिए, यूएस का प्रॉब्लम कोई रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। एंड हमें लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन्होंने कोई बाइंग की ही नहीं है अभी तक गोल्ड में। तो गोल्ड का बाइंग सस्टेन होने वाला है। एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, पर अभी जिस तरह से स्टॉक चल चुका है, हमें लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर बन सकता है इसमें। तो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर हमें लगता है कि गोल्ड ज्यादा स्टेबल रहेगा, और सिल्वर बहुत ज्यादा चल चुका है। तो हमें लगता है कि गोल्ड इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन सिल्वर एट करंट लेवल्स। रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखें। ठीक है सर। युद्ध से रिलेटेड कोई चीज ऐसी, विनीत सर, आप तो बहुत अच्छे से देखते हो सर, बहुत सारी चीजें देखते हो, आप बहुत पढ़ते हो। मैं दर्शकों को बता दूं, विनीत सर से कई बार मेरी चैट रात को 2-2 3-3 बजे हो जाती है। और मैं कुछ चैट पर लिखता हूँ कि मुझे लगता है कि रिप्लाई सुबह आएगा, सर का इंस्टेंट आ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि विनीत सर ने एक दिन मुझे बताया भी कि विनीत सर सोते बहुत कम है। तो पता नहीं सर कितना पढ़ते हो आप, ये तो मतलब गजब है। सर, कोई ऐसा ट्रेड बता दीजिए जो कि मतलब सब टेंशन से मुक्त हो जाए, क्योंकि लोग सब 20-20 30-30% पैसा देकर बैठे सब मार्केट में। अगर 2-3 स्टॉक पता लग जाए कि हाँ चलिए ठीक है, इनमें स्विच कर लेते हैं, फिर मैं आराम से सो जाऊंगा, दुनिया लड़े भिड़े कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, अगले 1 साल के लिए ना यूएस मार्केट पे बहुत प्रेशर रहने वाला है, हम्म। क्योंकि और वो मदर मार्केट है। तो ग्लोबली इक्विटीज में काफी सेलिंग प्रेशर आने वाली है। तो हम्म। इसमें ना व्यू बनाने का फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि डिफेंस स्टॉक जैसे हमने बात किए थे, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आने वाले सालों में मल्टी बैगर बन सकते हैं ये स्टॉक्स, क्योंकि इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ने वाला है। दूसरी हम्म। चीज, जैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, गारमेंट, टेक्सटाइल्स, अदर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, इसमें भी काफी अच्छा रहता है। तो हमें लगता है कि कंज्यूमर स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और हम्म। इनको आपको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कभी यूएस में हिट आएगी आप बता नहीं सकते। लेकिन जब आपको एक 10% या 11% से ज्यादा हिट आए यूएस मार्केट में, तभी आप समझ लो कि ये टाइम आ चुका है कि यहाँ पे आपको स्टॉक एक्यूमुलेट करनी है, और वो हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बनाएं। फिलहाल के लिए वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। काफी बड़ा एक सिक्लिकल लो आना बाकी है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाइंग फोर्स को प्रिजर्व करके रखिए, और ये जो सही मौका आएगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग करें। ठीक है। एक डेटा और आया था सर फ्राइडे को, वो तो इस पूरी लड़ाई में छिप ही गया। वो था इंडिया का जीडीपी डेटा। 7.8% की ग्रोथ देखने के लिए मिली हमें Q3 में। और जो हालांकि एस्टिमेटेड थे कि 8% तक की भी जीडीपी ग्रोथ शायद Q3 में आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जो पूरे साल के जीडीपी एस्टिमेट थे, दे आर रिवाइज्ड, और वो 7.4% से बढ़ाकर अब 7.6% कर दिया। विनीत सर, आपने अगर जीडीपी डेटा देखा हो तो उसमें आपने कौन से पॉइंट्स देखे कि हाँ आपको अच्छे लगे, और कौन से पॉइंट्स थे जो कि आपको इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे इस पर? नहीं, देखिए, इंडिया का जो जिस तरह से ट्रेजेक्टरी है और जिस तरह से हमने अपने इकोनॉमी को मैनेज किया है, हमें लगता है कि गिवन द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इंडियन इकोनॉमी का। और इसके चलते हम क्वाइट पॉजिटिव है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब आपके वॉर होते हैं ना ग्लोबल मार्केट्स में, तो तभी जो सेंटिमेंट रहता है और जो आपका इकोनॉमिक साइकिल रहता है वो हिट होता है, और सारे कंट्रीज इम्पैक्ट होते हैं। तो हम्म। ऐसा मानना है कि
थोड़ा फ्लेयर अप हो जाएगा मिडिल ईस्ट, और काफी युद्ध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके चलते हुए ना हमें लगता है कि आ, ये सर्कमस्टेंसेस में इंडिया ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, और ये अच्छा चलता रहेगा। और अपना जीएसटी डेटा भी काफी अच्छा आया था। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन ट्रैक है। हमें दो ही तीन चीज ट्रैक करनी है कि ग्लोबल सेंटिमेंट कितना खराब हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो जीडीपी डेटा ने थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि यहाँ पर 7.8% की ग्रोथ देखने के लिए मिल गई, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ लैगिंग इंडिकेटर एक्चुअली। तो हम अभी अक्टूबर का डेटा, दिसंबर का आप फरवरी में, मार्च में देख रहे हैं। अब जब मार्च तक का डेटा होगा वो हम मई एंड या जून के फर्स्ट वीक में देखेंगे, तो ये थोड़ा सा लैगिंग हो जाता है। उससे तेज तो हमारी अर्निंग्स आ जाती हैं कंपनियों की, पीएमआई डेटा आ जाते हैं, तो वहां से हमें काफी कुछ क्यूज मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। शरद सर, एक दो काउंटर जहां पर मैं आपसे थोड़ा सा व्यू लेना चाहूंगा, वेदांता और एशियन पेंट। ये थोड़े एफ&ओ के शेयर हैं और क्रूड ऑयल से प्रभावित है। एक क्रूड ऑयल के चलने पर चलता है, मेटल के चलने पर चलता है, और एक क्रूड ऑयल के चलने पर गिर जाता है, एशियन पेंट। जी तो सर, जी इन दोनों पर आपका व्यू? जी विवेक जी। तो देखिए, अगर आप वेदांता को अभी देखिए तो एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में चलता हुआ स्टॉक है, स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट। अभी भी आप देखेंगे तो एज ऑफ नाउ भी एक डिसेंट स्ट्रेंथ वेदांता में देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 5 दिन का टेक्सचर अगर आप देखें, आज एक न्यूट्रलिटी है, बट एक शॉर्ट कवरिंग है 700 रुपए के ऊपर, और ये जोन 700 रुपए आज भी सस्टेन कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ 700 रुपए के आसपास ही, वहां से एक पुल बैक आया। तो जब तक ये जोन नहीं ब्रीच होगा, शॉर्ट बिल्डअप नहीं आएगा। उसी जोन पर शॉर्ट कवरिंग है। ऊपर सप्लाई जोन कहाँ है? ऊपर सप्लाई जोन है 725 730। इस जोन में एक सप्लाई जोन है, इस जोन में कॉल राइटर प्लेसमेंट है। नाउ हैविंग सेड दैट, स्टिल आई थिंक एक अच्छा अपसाइड है अभी भी। अगर आप देखेंगे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस मूव कि 700 के आसपास एक बेस है, अभी भी पुट राइटर उतना कन्विंसिंग नहीं है जब तक 745 के ऊपर सिक्योरिटी निकल नहीं जाती, क्योंकि उस जोन में 735 745 के पास के स्ट्राइक्स में कॉल राइटर जोन है। उसके ऊपर निकल जाएगा तो 760 तक का मूव एक आपको क्लीन 767 के आसपास तक आपको एक मूव मिलेगा। समवेयर अराउंड 6% का मूव आपको करंट भाव से भी मिल सकता है। सेकंड है एशियन पेंट। यहां पर देखिए आज एक गिरावट है, एक जोन ब्रेकडाउन है, इसके अंदर एक क्रिटिकल जोन ब्रेकडाउन है 2360 के नीचे स्टॉक फिसल गया है। अगर आप डेटा को रीड करेंगे एशियन पेंट के अंदर, मुझे लगता है कि आज सेकंड लार्जेस्ट इसके अंदर करेक्शन है एज फार एज एफएमसीजी पैक इज कंसर्न इन एफएनओ सेगमेंट। पिछले 5 दिन का स्ट्रक्चर देखे तो शॉर्ट बनना बहुत पहले शुरू हो गया था। 2425 के नीचे आते ही शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो गया था। वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम आज आया है। तो 2425 का सप्लाई जोन इसके अंदर बड़ा बना हुआ है। आई थिंक 2425 का सप्लाई जोन अगर मैं प्राइस चार्ट पर दोबारा एक बार देखूं तो दैट रिमेन्स इन द जोन ऑफ अबव, जस्ट अबव द 20-day सिंपल मूविंग एवरेज। तो वही प्लेसमेंट है 2420 जो ब्रेकडाउन आया था 26 फरवरी को। सबसे बड़ा सप्लाई जोन, नया सप्लाई जोन कहां बना है? 2360 के आसपास, जहां वॉल्यूम आया है और एक गिरावट है। अभी भी देखिए, मुझे लगता है विवेक जी आज एक अच्छा आईवी एक्सपेंशन है। और अगर आप देखेंगे तो ठीक है, मतलब पीसीआर 1 के पास है। आज आप देखेंगे तो एक मुझे लगता है कि शॉर्ट कॉल बिल्डअप इसके अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो वही है 2550 का। मुझे नहीं लगता विवेक जी इमीडिएट इसके अंदर कोई ट्रेड बनेगा। शॉर्ट ट्रेड जरूर बन सकता है, उसका स्टॉप लॉस वही रहेगा 2360। टारगेट नीचे की तरफ मुझे लगता है रहना चाहिए समवेयर अराउंड 2244। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं अभी पता कि एफआईआई के पास जो लॉन्ग कॉल था कल, वो आज कट गया नहीं कट गया, क्योंकि वो मुझे तभी पता चलेगा जब कम से कम 2-3 घंटे ये प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बोला है 24,950 24,855 का जोन इधर एक साइड पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ जाए, तभी मुझे समझ में आएगा। तभी मैं एक वन साइडेड स्ट्रैटेजी दे पाऊंगा, लॉन्ग या शॉर्ट। अदरवाइज मैं कहूंगा कि साहब अगर ऐसा है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी दी है एमसीएक्स की, उसको प्ले कर लीजिए। निफ्टी स्ट्रैटेजी उसको प्ले कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है शरद सर। तो ये कुछ एक स्ट्रैटेजी जो शरद सर ने डिस्कस की है एमसीएक्स पर, निफ्टी पर, और बाकी वेदांता और एशियन पेंट पर। विनीत सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। इस समय सर अगर मैं पूछूं कि एक डिफेंसिव सेक्टर कौन सा रहेगा,
वो डिफेंस का ही रहेगा या फार्मा का रहेगा? एफएमसीजी जो हम कंजर्वेटिवली बोलते आए हैं कि फार्मा एफएमसीजी में कुछ नहीं होता, अगर मैं जी। डिफेंसिव सेक्टर पूछूं वो कौन सा है सर इस समय पर? तो देखिए आज जो बिल्डअप है विवेक जी, मैं बिल्कुल प्योर डेरिवेटिव डेटा पे बात करूंगा। बिल्डअप कहाँ है? आज डॉक्टर नहीं, रेड्डी में बिल्डअप है, शरद नियर सर, हाई ट्रेड हो शरद रहा सर, है, ऊपर शरद उसके सर, लो में खुला है। शरद सर, टोरेंट फार्मा में एक अच्छा बिल्डअप है, फॉर दैट मैटर एसआरएफ में एक अच्छा बिल्डअप है। और इसके अलावा देखिए आप पैक्स में, सर्टेन पैक्स में अच्छा बिल्डअप है, सोलर इंडस्ट्रीज में एक अच्छा बिल्डअप है, ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है। बीएल में एक अच्छा बिल्डअप है, और एमसीएक्स और मुथूट गोल्ड प्ले की वजह से दोनों जगह पे एक अच्छा बिल्डअप है। मुझे लगता है एमसीएक्स का ट्रेड मैंने दे दिया, मुथूट में भी एक अच्छा बिल्डअप है। अगर आप सोलर इंडस्ट्रीज को भी देखें 14,050, तो विवेक जी 13,000 के पास एक बेहतरीन बेस, 13,050 के पास एक बहुत अच्छा बेस। करंट भाव पर भी आप देखें तो एक बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हुआ, एक अच्छा वॉल्यूम है आज 13,300 400 के पास। ब्रेकआउट आया है आज डिसेंट करीब 13,900 के ऊपर, और मुझे लगता है शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है ये विवेक जी। अगर निकल गया ट्रेड ऊपर, पूरा कंसोलिडेशन जोन जो बना था 28 जनवरी के बाद, उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा ओवरबॉट है, लेकिन कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट में ऐसा होता है। मुझे लगता है अगर सस्टेन कर गया तो हो सकता है 15,400, मतलब करीब 10% का अपसाइड यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड आप देखिए, मैंने आपको मुथूट का जिक्र किया और एमसीएक्स मैंने भी आपको दिया ऑप्शन के रास्ते से। शरद सर, मुथूट को देखिए, शरद यहां सर पर भी आपको एक मेरी बिल्डअप आवाज आ अच्छा रही है। है? जी विवेक जी। शरद सर आवाज आ रही है आपको विवेक जी, मेरी? आपकी सर आवाज एक मिनट रुक जाइए, बस मैं विनीत सर से लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, जी क्योंकि विनीत सर का मैंने 11 बजे तक का टाइम स्लॉट लिया था। विनीत सर, बस मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, अगर डिफेंसिव सेक्टर कोई है इस समय मार्केट में, तो क्या वो डिफेंस वाले शेयर है, फार्मा है या एफएमसीजी है सर? नहीं, दो सेक्टर जो हमने डिस्कस किए, एफएमसीजी और डिफेंस स्टॉक्स। मुझे लगता है डिफेंसिव अग्रेसिव डिफेंसिव प्ले है, तो आप इनमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थोड़े दिन रुकना पड़ेगा आपको, ज्यादा दिन भी नहीं, पर मुझे लगता है कि कभी भी उसमें एक मैसिव मोमेंटम आ सकता है। ठीक है विनीत सर, आप हमारे साथ इंपॉर्टेंट डे पर जुड़े। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। जी जी विनीत जी नमस्कार। एक्चुअली उस वक्त मैं आपको विश नहीं कर पाया था क्योंकि वो आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी साहब किसी की, तो नमस्कार सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं शरद सर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपकी साइड से नेटवर्क इशू आ रहा है, शायद आवाज आपकी हमारे, मेरी आवाज आपके पास तक नहीं पहुंच रही है। हाँ विवेक जी, शरद शायद सर आवाज आप का कोई बताएं, दिक्कत है। क्योंकि कुछ चार्ट दिखाने में दिक्कत थी सर, एक दो शेयर आप बता दीजिए। एमसीएक्स आपने जी बताया सर उस समय पर, एमसीएक्स का एक बार जी मैं दर्शक अपनी पीसीआर टीम से बोलूंगा जरा चार्ट दिखा दीजिए एमसीएक्स का, कि कहाँ चल रहा है, किस तरह से ट्रेड हो रहा है। उसके बाद शरद सर एक एक दो ट्रेड जो आप बोल रहे थे टोरेंट पावर का या फार्मा का, मैं भी नहीं समझ पाया, वो और बता जी दीजिएगा। एक दो ट्रेड सर 12 बजे आराम से डिस्कस करेंगे, सारे एफ एंड ट्रेड सर आज बिल्कुल अगर बिल्कुल हो जाएंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं कोई नहीं, अ, वो आज थोड़ा सा वो टेक्निकल तो है, मैं सर समझ बता सकता दीजिए हूँ। सर, टोरेंट टोरेंट पे कौन सा ट्रेड बता रहे थे आप सर? जी जी, तो देखिए मैंने बताया था आपको टोरेंट फार्मा का एक बताया था, और डॉक्टर रेड्डी एक मैंने आपको बताया था। तो हम्म, जी जी सर, तो इनमें क्या करना है सर एग्जैक्टली? जी देखिए, एक विवेक जी दो ट्रेड है। अगर टोरेंट फार्मा को आज देखिए विवेक जी, टोरेंट फार्मा, आपको आवाज आ रही है? जी बताएं सर, बताएं, पूरा बोल दीजिए सर। विवेक जी, एम आई ऑडिबल? सर शरद सर, आपका मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू ज्यादा गहरा रहा है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ विवेक जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे, थोड़ा थोड़ा रुक के आ रही है। तो मैंने दो शेयर बताए थे, एक टोरेंट फार्मा बताया था, एक डॉक्टर रेड्डी बताया था। जी जी, पहले तो सर इसमें बता दीजिए करना क्या है सर, इनमें प्लस जाना है? जी बिल्कुल, इसमें लॉन्ग जाना है विवेक जी। देखिए टोरेंट फार्मा जा रहा है, टोरेंट फार्मा में बहुत क्लीन लॉन्ग बिल्डअप है। गिरावट के बाद एक रिकवरी है, मुझे लगता है करीब 7% तक का अपसाइड 4600 रुपए की तरफ बन सकता है। थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बट इवन अगर आप करंट भाव पर भी देखेंगे टोरेंट फार्मा को, तो मुझे लगता है एक अच्छी रिकवरी है। लॉन्ग बिल्डअप था करीब 4250 के ऊपर, आज एक गिरावट आई, बाय ऑन डिप्स का व्यू बना। अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट पुट बिल्डअप का चांस है। तो सप्लाई जोन, जो डिमांड जोन सबसे बड़ा बनता है, वो बनता है 4200 के पास विवेक जी। थोड़ा अगर कंसोलिडेट हो जाए तो इसमें एक लॉन्ग बिल्डअप और भी अच्छा हो सकता है। आई थिंक
सप्लाई है करीब 4440 के पास, 4440 के पास एक सप्लाई है। वो जोन अगर कट गया तो कॉल राइटर बेस कटेगा, हमें 7-7.5% तक का पुल बैक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली इसी के साथ अगर देखिए, मुझे लगता है एक बार मैक्स फाइनेंशियल और एयू बैंक को भी देखने की जरूरत है। यहां पर भी एक अगर आप देखेंगे तो एयू बैंक में आज एक अच्छा रिकवरी है, लेकिन इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि जिस तरह का अभी टेक्सचर चल रहा है उसको अवॉइड करते हैं। सिर्फ डॉक्टर रेड्डी को विवेक जी देखते हैं, तो डॉक्टर रेड्डी और ये जो आपको मैंने अभी दिया था टोरेंट फार्मा, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां मुझे लगता है कि एक बार ठीक ठाक इसके अंदर रिकवरी है। और डॉक्टर रेड्डी के बारे में मैं एक बात बता दूं, इमीडिएट अभी आप लॉन्ग इसको मत करिएगा सर, थोड़ा निकल जाने दीजिए। 1283 का भाव है, थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए सेकंड हाफ ऑफ द डे में 1293 के ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कीजिएगा। टोरेंट फार्मा पे आप अभी लॉन्ग एक इनिशिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मैंने दिया है जी। टोरेंट फार्मा अभी ऐड कर सकते हो, आप लॉन्ग कर सकते हो। और डॉक्टर रेड्डी सर ने बताया कि थोड़ा सा रुक के अभी आप ऐड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एमसीएक्स पर सर ने एक कॉल दी ही है। एमसीएक्स देखिए, सोना चांदी बढ़ रहा है और कमोडिटीज की कीमतें, क्रूड ऑयल वगैरह बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एमसीएक्स को तो फायदा मिलता ही है, वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज है जो कि इन कमोडिटी स्टॉक्स में चल रही है। और देखिए सर ने आज जो दूसरा डिफेंसिव पकड़ लिया है वो फार्मा के पकड़ लिए, टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, जहां पर की शरद सर ने खरीदारी की सलाह दी है। तो ये दो काउंटर जहां पर की सर ने बोला है कि फार्मा में और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में। शरद सर, इस समय अगर मैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पूछूं सर, वो कैसा लग रहा है आपको? शरद सर, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आज शरद सर के साथ लाइव में थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा ही है, लेकिन अभी सेंसेक्स निफ्टी में देखें तो करीब 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में है, और निफ्टी में करीब 320 पॉइंट, और निफ्टी आईटी में करीब 170 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिले है।